नॉर्मल ब्रेन हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक बेबी का ब्रेन होता है, एक नॉर्मल एडल्ट का ब्रेन होता है और एक सीनियर सिटीज़न का ब्रेन होता है। ऐसा ऐसा कोई वो नहीं है कि आप ये कह दें कि हाँ, ये 4 साल बाद बीमार हो जाएगा, ये ज्योतिषी बता सकते हैं। अच्छा। न्यूरोसर्जन ये नहीं बता सकता या न्यूरो साइंटिस्ट। मेन बात क्या होती है कि मरीज या व्यक्ति जो भी है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट जब माँ के पेट में होता है तभी से शुरू होता है। सर तो जो नींद है, नींद में भी बहुत प्रॉब्लम आती है आजकल के लोगों को। इतना बिज़ी शेड्यूल हो चुका है कि और लाइफ़स्टाइल इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो नींद प्रॉपर ले ही नहीं पाते हैं। उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि जो रेगुलरली नींद की गोलियाँ यूज़ कर रहे हैं? नींद लाने के लिए बेस्ट तरीका है आप अपने दिमाग को शांत रखें। जी। स्क्रीन 4 घंटे पहले बंद कर देनी चाहिए। हुँ। जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, इन सब चीज़ों को 4 आवर्स बिफोर आप बंद कर दें। जी। अब मैं बहुत कॉमन सी बात करूँगी कि जैसे जो भी बॉयज़ हैं या मेन हैं या हमारी फीमेल्स हैं, बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं विदाउट हेलमेट। तो सर कितना सेफ है हेलमेट और विदाउट हेलमेट इफ इंजरी होती है? हेलमेट बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये कम से कम 26 से लेकर 30% तक डेथ को रोकती है। ओके। 40% केस में हेड इंजरी रोकती है। वर्ल्ड वाइड है ये डेटा। ओके। लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि लोग अपना सेल्फ सत्यानाश करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेंटर केयर फाउंडेशन चैनल में। मैं आपकी होस्ट प्रिया। आज हम बात करेंगे ब्रेन की। ये ब्रेन वर्ल्ड में क्या होता है? जैसे हम सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, चलते हैं, सारी चीज़ें हमारा ब्रेन ऑपरेट करता है। कैसे? यही आज समझने के लिए हम हमारे साथ उपस्थित हैं एशियाज़ के वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोसर्जन जिन्होंने 28,000 प्लस सर्जरीज परफॉर्म करी हैं विद द 42 प्लस ईयर्स वास्ट एक्सपीरियंस। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सर हमारी ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहती है, प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए इस प्रश्न का थोड़ा डिटेल जवाब देना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ब्रेन को मैं मेडिकल में जब गया हूँ तो ब्रेन के बारे में बहुत कम पढ़ाई होती थी। और मैं याद करता हूँ 4.5 साल में जी। 2 सवाल ऐसे पूछे गए थे जो ब्रेन से रिलेटेड थे ओके। पूरे टाइम में। ओके। 4.5 साल एमबीबीएस का कोर्स होता है, फिर इंटर्नशिप होती है, उसमें भी कोई मतलब नहीं। उसके बाद हमने एमएस सर्जरी किया। जी। जब हम सर्जरी किए थे तो कानपुर मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जरी का कोई डिपार्टमेंट नहीं था। ओके। तो मैं एमएस जनरल सर्जरी किया और उसके बाद ऐसा हुआ कि हम दिल्ली जाएंगे, ओके। आगे कुछ व्यवस्था बनाएंगे अपनी नौकरी चाकरी। उस दौरान मुझे वहाँ पर एक स्टेशन चाहिए था। स्टेशन मिला हमको न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट ऑफ जीबी पंत हॉस्पिटल। ओके। वहाँ मैं एज ए सीनियर रेजिडेंट सेलेक्ट हुआ। और पहले दिन जिस दिन मैंने राउंड लिया उस दिन मैंने अंदर देखा कि तमाम वो मरीज भर्ती थे जिनको मूलतः जहाँ से हम आए थे कानपुर ओपीडी में ये कह दिया जाता था कि तो ऐसे ही है, कोई ख़ास बात नहीं। तो जो दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है, इसके अंदर घुसना चाहिए, और बस उसी दिन प्रण कर लिया पहले राउंड के बाद। और वो है 18 सितंबर 1981। मैंने तय कर लिया कि हाँ ये ब्रांच है जो कि एक्सप्लोर की जानी चाहिए। यहाँ से न्यूरो सर्जरी कहानी शुरू हुई। उसके बाद तो बहुत लंबी कहानी है, बड़ा टफ ट्रेनिंग पीरियड। उसके बाद वेरी कोजी पोस्टिंग इन त्रिवेंद्रम एज ए न्यूरो सर्जन इन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद आई चोज माई सेल्फ टू स्ट्रगल अगेन और मैं चला आया आगरा मेडिकल कॉलेज में जहाँ कोई न्यूरो सर्जरी नहीं थी। और वहाँ पर न्यूरो सर्जरी को इस्टेब्लिश करने का मुझे ऐसा लगा कि राइट पर्सपेक्टिव में करना ज़रूरी था कैरियर के लिए। और आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ वो आगरा जहाँ पर कि कुछ भी नहीं था, इस समय 25 न्यूरो सर्जन हैं, लगभग 20 के करीब एमआरआई है, 50 के करीब सीटी स्कैनर है, अच्छा आउटपुट है। और सॉरी,
मेडिकल कॉलेज के कम से कम 40 लड़के न्यूरोसर्जन बन गए और न्यूरोसर्जरी का कैरियर अपनाया। तो यही मेरा रोल था पॉसिबली आगरा में, टू पुट द सब्जेक्ट इन राइट पर्सपेक्टिव। और उसको करने से एकेडमिकली ठीक हुआ, हेल्थ की सर्विसेज के रूप में ठीक रहा, और एडवांसमेंट जो होना चाहिए वो सब हो रहा है। सर जैसे कि मैं थोड़ा सा पर्सनल बात करूंगी। आपने जैसे आगरा में आपने बताया कि आप आगरा में थे और वहाँ पे कोई न्यूरोसर्जन नहीं था। शायद आगरा आपके नाम से ही फेमस है। जैसे मैं बात करूं कि मैं भी कानपुर से बिलोंग करती हूं, तो जब कोई भी ब्रेन सर्जरी की बात होती थी तो नाम होता था, अरे आगरा लेके जाइए आप इनको। तो मुझे लगता है कि शायद आप आगरा के सेलिब्रिटी बन चुके थे उस टाइम पे, कि जितना भी पेशेंट अगर न्यूरो से रिलेटेड कोई भी इशू आता था तो सबसे पहले नाम लिया जाता था कि आगरा लेके चलिए, आप वहाँ जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, उसके लिए बहुत त्याग भी करना पड़ता है। मैंने कोई भी ऐसी अटेंडेंस मरीज के रिस्पांस में नहीं कमी रखी थी कि मरीज की कोई ज़रूरत हो और हमने अपनी ज़रूरत को आगे रख दिया। फॉर मी फर्स्ट गॉड, देन अदर्स, देन माई सेल्फ। और इस प्रिंसिपल पर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप काम करिए तो आपको जनता ज़रूर समर्थन देती है। बिल्कुल। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ लोगों का कि आज भी यहाँ पर मैं ग्रेटर नोएडा में आ गया हूँ, लेकिन तमाम पेशेंट आगरा, मैनपुरी, कानपुर, लखनऊ सबसे जगह से आते हैं। तो ये शायद आप लोगों के शुभकामना से है, या हमारी काम मतलब जो हमने काम किया उसके कारण। तो इन सब चीज़ों को हम देख नहीं पाते हैं कि कहाँ से चले आ रहे हैं। वो इतने झंझावात हो गए हैं, इतना काम का प्रेशर और ये सब रहता है। इवन मेरी एज हो गई है करीब 72+, लेकिन काम हम 22+ कर रहे हैं। नहीं सर, ये तो मुझे बहुत खुशनसीबी है कि आप हम लोग के साथ ये हैं। इसलिए नहीं कि मेरे अंदर बहुत कोई उद्देश्य है, ये इसलिए कि मेरे को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये आदमी प्रॉब्लम में है, इसको मैं रिस्पॉन्ड करूं। बिल्कुल सर। अब आज की बात मैं बता दूं, आज संडे है, मैं यही सोच रहा था कि इजी गोइंग होगा, और बस आज अब एक इमरजेंसी है, मैंने कह दिया घंटे 1.5 घंटे में ऑपरेट करूँगा यहाँ से खाली होकर। मतलब हमारे साथ पॉडकास्ट करने के बाद आप एक सर्जरी में जाने वाले हैं। जी। तो मैं देखिए आज हमारे सामने कितने बड़े मतलब, हाँ, मैं बोलूँगी कि जो भी हमारी जो मेडिकल इंडस्ट्री है, डॉक्टर्स जितने भी हैं, कितने वास्ट एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर आज हमारे साथ बैठे हुए हैं अपना कीमती समय निकाल कर। तो मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इस पॉडकास्ट को ज़रूर एंड तक देखें, और कोई भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे डॉक्टर आर.सी. मिश्रा जी अवेलेबल हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा में उपस्थित महानंदन हॉस्पिटल में। आइए सर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात सर हम ये जानना चाहेंगे कि जो ब्रेन होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ये ब्रेन में सबसे ज़्यादा मतलब नॉर्मल ब्रेन हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक बेबी का ब्रेन होता है, एक नॉर्मल एडल्ट का ब्रेन होता है, और एक सीनियर सिटीजन का ब्रेन होता है। तो देखिए लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग अलग फेस किए हैं उसने। तो एक जो एडल्ट ब्रेन है, मतलब 25 to 30 का जो ब्रेन है, उसमें हम कैसे कभी एनालाइज कर पाएंगे कि ये ब्रेन ठीक है, या आगे जाके इसको कोई भी मानसिक तनाव या कोई बीमारी नहीं होने वाली है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा ऐसा कोई वो नहीं है कि आप ये कह दें कि हाँ ये 4 साल बाद बीमार हो जाएगा, ये ज्योतिषी बता सकते हैं। अच्छा। न्यूरोसर्जन ये नहीं बता सकता, या न्यूरो साइंटिस्ट। मेन बात क्या होती है कि मरीज या व्यक्ति जो भी है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट जब माँ के पेट में होता है तभी से शुरू हो जाता है, ओके। और बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट होता है फर्स्ट आवर में, देन फर्स्ट 7 डेज में, देन फर्स्ट मंथ में, देन फर्स्ट ईयर में। आप सोचिए आज बच्चा पैदा हुआ और 1 साल होते होते चलने लगता है। ये पूरा सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड जो है ब्रेन में। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि पूरे शरीर का निर्माण जो है ना, वो ब्रेन की तरफ से होता है। पहला सेल जो बनता है वो डेस्टाइंड होता है ब्रेन का एक सेल बनाने को, और वहाँ से जो सेल बनते हैं, उन सेल की तंतु जो है, आप सोचिए कि एक सेल यहाँ बना
और वो अंगूठे पे जा करके रुका है, जी वहां तक तार गया, खिंच गया। जी ये प्री डेस्टाइंड है कि ये तार अंगूठे के लिए इस रास्ते से जाएगा। ये चीज होती है जो कि नेचर है, ये भगवान ने ऐसा बनाया है। उनका कौन इंजीनियर था, कौन साइंटिस्ट था, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे लिए रोज ये कौतूहल का विषय होता है कि जैसे कोई मुस्कुरा दे तो ये क्यों मुस्कुरा रहा है, कोई किसी की पलक कैसी झपक रही है, कोई एक आदमी इस तरह करके सुन रहा है। हमें जितने एक्शंस हैं ये सब ब्रेन की परिधि में आते हैं। ओके तो ब्रेन इज अल्टीमेट, और उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं, उसकी बीमारी के बारे में, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में तो अथाह है, वो ही कुछ नहीं जानता। उसके अंदर बिल्कुल मतलब वास्ट है यूनिवर्स। एक जगह मैंने पढ़ा था कि माइंड इज यूनिवर्स। ओके मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है। ये पुच्छल तारा, ये तारा, वो तारा, ये सब माइंड इमेजिनेशन में है। कोई जी। पुच्छल तारा तक नहीं गया है, हम्म ठीक है, लेकिन जी। वो देखता है, एक चीज है, बता दिया कि ये है, उसको सब लोग मानने लगते हैं वही है, बिल्कुल लेकिन जाता कोई नहीं। सो माइंड इज यूनिवर्स। ये विश्व जो है, ब्रह्मांड, ये जो है इसी की उत्पत्ति है, ब्रेन की। और मैं आपको बता दूं, बहुत और बात को आगे बढ़ाऊं, ब्रेन में एक जगह होती है बिल्कुल कोर ऑफ द सेंटर, चारों तरफ से एक सेंटर जो होता है वहां पर एक ग्लैंड होती है, उसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। ओके पीनियल ग्लैंड जो है ये पैदा होने के साथ ही डिसफंक्शनल हो जाती है। ओके ऐसा हम जब एमसीएच कर रहे थे तब पढ़ाया गया था, जी और जब हम पास होकर के निकलने वाले थे तो ये माना गया कि पीनियल ग्लैंड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, और उससे एक हार्मोन रिलीज होता है, मेलाटोनिन। ओके मैं ये बता रहा हूँ कि रिसर्च पर कुंडली मार के बैठने और ओपन माइंड रहने का क्या अंजाम होता है। जी ओपन माइंड थे साइंटिस्ट, उन्होंने देखा कि पिनियल ग्लैंड में तो सिक्रीशंस होते हैं। आज की तारीख में पिनियल ग्लैंड पर किताबें लिखी गई हैं, पिनियल ग्लैंड के ट्यूमर्स हैं, पिनियल ग्लैंड की सोसाइटी बन गई, ये सब है। हमारे शास्त्रों में बहुत पहले ये कहा गया था कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो पिनियल ग्लैंड से शुरू होती है, ओके और जो शंकर जी का त्रिनेत्र होता है ना, हम्म उसको माना गया कि पिनियल ग्लैंड है। ओके पिनियल ग्लैंड जिसको त्रिनेत्र त्रिनेत्र कहते हैं, पोस्टरों में यहाँ हाँ एक आंख बना देते हाँ हैं, हाँ एक्चुअली वो ज्ञान चक्षु है। ओके शिव जी के बारे में जो कहा जाता है वो ज्ञान चक्षु था। ओके वो त्रिकालदर्शी थे। हाँ त्रिकालदर्शी मीन्स भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों एक साथ देख सकते थे। जी टाइम एंड स्पेस रिलेशनशिप, जिसको आइंस्टीन कहते हैं। व्हाट इज टाइम स्पेस रिलेशनशिप? मतलब अगर आपकी स्पीड इतनी हो जाए कि टाइम के बराबर, जितना लाइट ईयर है, जितना स्पीड हो जाए, तो आप पूरी दुनिया एकदम हरदम खुली किताब की तरह देखते हैं। जी समझ गए? वायुर्यमोग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहः च त्वमस्य भूतेषु, नहीं, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेत्तम च परंच धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। ये विश्व का जो अनंत रूप है भगवान कृष्ण का, उस अनंत रूप को देखने के लिए अर्जुन ने उनसे गुजारिश करी। करी थी तो वहां पर ब्रह्मांड का पूरा विवरण है, जी और ये दिखाया गया है कि किस तरह से अब उस चीज को कौन किस रूप में लेगा। कोई आदमी उनके साथ टहल नहीं सकता वेब फॉर्म जो कृष्ण जी ने कहा। बस देखिए, समझिए, कहाँ से? मन से, ब्रेन से। मन जो है, मन, मस्तिष्क, कुछ भी कह ले, ये ब्रेन के एक एक फंक्शन है ब्रेन का। एक चीज पूछूंगी सर, जी। आपने अभी बात करी त्रिनेत्र की, त्रिकालदर्शी, जैसे हम जब मेडिटेशन करते हैं जी। तो उसमें सब बोलते हैं मेडिटेट करो मेडिटेट करो। कुछ पर्सन्स मेडिटेट करते हैं और उनको जो इंट्यूशंस आने लगते हैं, तो क्या हमारे ब्रेन में क्या इस तरीके की वेव्स जनरेट होती हैं जो कि इंट्यूशंस जो आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, या कोई एनर्जीज होती हैं? ये एक्चुअली क्या है, माइंड का फंक्शन है, टेलीपैथी बोलते हैं। ओके दूर से ही आप चीज को समझ जाना। आप कभी कभी सोचते हैं
कि हमारा जो है एक कोई चीज़ रह गई, उस समय ध्यान नहीं आता, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि आपका रुमाल रह गया। हम्म। तो ये एक टेलीपैथी है। ओके। फ्रॉम ए डिस्टेंस यू गेट द सिग्नल। ओके। ये चीज़ होता है, लेकिन इसका एकदम से फिजिकल साइंस का आधार तो अभी हम नहीं जानते। ओके। आगे कोई जान पाएगा कि नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ। हम्म। लेकिन बड़ा सब कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ये। हम्म। मेडिटेशन की जहाँ तक बात करी आपने, ये मेडिटेशन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से यूज़ कर दिया जाता है, ऐसा शब्द है नहीं, ये बड़ा गंभीर शब्द है। जी। और इसके तरीका जो है कि आप, मुझे कोई कहता है कि अच्छा मैं मेडिकेट करके आ रहा हूँ ये हाँ, कोई तरीका नहीं होता मेडिटेट है। करके आ रहा हूँ। ये एक स्थिति होती है हाँ। जिसमें आप धीरे धीरे पहुंच जाते हैं, हम्म। और फिर उसके अंदर जो है आप इंजॉय करते हैं, एकदम प्लेसिड हो जाता है आपका मस्तिष्क जो है, ऊपर नीचे वेव्स जो है नहीं हो रही हैं, एक इक्विपॉइज माइंड रहता है। योगस्थ कुर कर्मणि संगस्तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये जो समत्व भाव है ब्रेन का, ये तभी आएगा जब आपका माइंड बिल्कुल इक्विपॉइज हो, ओके। न दुख से हाँ। ऊपर जाए, और न दुख से न तो डिप्रेस हो, और न सुख से आप ऊपर इलेटेड हो, इक्विपॉइज रहिए। हम्म। तो वो सिद्ध सिद्धियों होती, ये मेडिटेशन की स्थिति होती है। जी। आदमी जब मेडिटेट करता है और वो उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तो दिन भर वो मेडिटेशन में रहता है। जैसे हमारे सामने कोई मरीज आया, अगर मान लीजिए कुछ उसका रिजल्ट अच्छा आया और हम उछलने कूदने लगे, और मान लीजिए थोड़ी देर बाद उसको एक फिट आ गया, वो डाउन हो गया, हम रोने लगे, ये दोनों स्थितियां कबूल नहीं है। ओके। इक्विपॉइज रहना है। मतलब हाँ जैसे भाई। न्यूट्रल रहा जाता है वैसे न्यूट्रल रहें। हाँ, ये न्यूट्रलिटी नहीं है, ये न्यूट्रलिटी का मतलब आप इनएक्टिव है। ओके। ये तो बहुत ही ग्रासली एक्टिव है। ओके। आप अपने दिमाग को इतना एक्टिव कर सकते हैं कि आप इस तरह से कि मरीज अच्छा है तो एकदम कूदने लगे, और मरीज डाउन हुआ तो आप जो है बिल्कुल रोने लगे। ये स्थिति नहीं अलाउड है ओके। प्रॉपर नॉर्मल साइंटिफिक बिहेवियर में। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हाँ, मुझे तो भाई मद भगवत गीता से बड़ा संदेश मिला है अपनी न्यूरोसर्जरी प्रैक्टिस करने के लिए, मैं तो ये कह सकता हूँ। शायद कृष्ण जी ने आपको ही भेजा है लोगों के मस्तिष्क पे काम करने के लिए। भेजा तो होगा ही, बिल्कुल भेजा है सर। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी सर, जैसे आप सर्जरी, आपने इतनी सारी सर्जरीज करी है, मतलब मैं पढ़ रही थी तो मेरे हाथ एकदम ठंडे हो गए कि ओ माय गॉड 28,000 प्लस सर्जरीज सर ने अटैम्प्ट करी, वो भी ब्रेन की, बहुत ही क्रिटिकल होती हैं। तो सर कभी ऐसा मोड़ आया जिसमें आपको लगा हो कि कुछ क्रिटिकल होने वाला है, इसको कैसे संभाला जाए? हरदम। जैसे एक एक सेंटेंस मरीज पूछता है कि साहब ये मेजर ऑपरेशन है या माइनर ऑपरेशन है, जी। मेरा जवाब उसका होता है कि हमारे सारे ऑपरेशन मेजर हैं। हम किसी ऑपरेशन को डिस्को डांस स्टाइल में नहीं कर सकते जी। उतनी ही गंभीरता से करेंगे। हाँ, इनबिल्ट होता है, कोई कोई ऐसा लीजन होता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह ब्रेन में है, उसके अंदर हम सहम करके काम करते हैं, डर के काम करते हैं, मरीज को एक्सप्लेन करके काम करते हैं। और ऐसे भी होते हैं कुछ जिनमें हम ये समझते हैं हाँ ये तो हो जाएगा आसानी से, पर इसका मतलब नहीं कि हम पेशेंट की सेफ्टी के साथ लिबर्टी लें, नो। सो आई एम इक्वली सीरियस विद एवरी पेशेंट, ओके सर। इन एवरी एक्ट। तो इसलिए जो है मैंने तो कभी अपने दिमाग को खाली महसूस नहीं किया कि चलो चलो आज तो म्यूजिकल स्टाइल में ऑपरेट करें, नो। सीरियस अबाउट एवरी पेशेंट, क्योंकि एक्चुअली मरीज का जो कष्ट है ना, वो ये नहीं जानता कि इसके ट्यूमर है या छोटा सा कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल। वो उतना ही दुखी होगा जो इंडिविजुअल। हमें इंडिविजुअल के दुख से लेना है, हमें अपनी स्टैटिस्टिक्स से नहीं लेना है। क्या 1% मरीज मर जाता है, उसमें 2% मरीज मर जाता है? अरे भाई, मर जाता है 1% 2%, उस फैमिली के लिए तो 100% है। बिल्कुल। जिस परिवार में घटना होती है उसके लिए 100% है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं उस चीज़ को उसके अपने को आंसरेबल समझता हूँ, उसका जो कंसर्न है उससे। ओके
सर जैसे आजकल एआई आ गया है, मेडिकल फील्ड में भी अब एआई आ गए हैं, रोबोट्स आ गए हैं, तो सर आने वाला फ्यूचर किस तरीके से, मतलब ब्रेन सर्जरी पे क्या काम करेगा एआई? देखिए, सही बात तो ये है कि मैं जिस ज़माने के पढ़ा हूँ, जहाँ से पढ़ा हूँ, जिस बैकग्राउंड में हूँ, जिस गांव से पढ़ा हूँ, कंप्यूटर कंप्यूटर नाम की उसमें चीज़ नहीं थी। तो हमें को ज़्यादा है, फिर जब हम कंप्यूटर आने लगे, हम भी यूज़ करने लगे कंप्यूटर, तो मुझे उसके अंदर इतना इन्वॉल्वमेंट कभी रहा नहीं। ओके। ठीक है। क्यों नहीं रहा, या तो मालूम कम था, दूसरे टाइम नहीं मिला सीखने का। जी। तो हमने जो है जितना हमने सीखा अपने प्रेजेंटेशन भर का, उतना ही हमें कंप्यूटर आता है, ऐसे नहीं आता है। जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, ये दुधारी तलवार है, मेरा ये मानना है। ओके। ह्यूमन फैक्टर को जिस जिस जगह कम करते जाएंगे, हम्म। उस जगह डिजास्टर होगा। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि नहीं, एआई मतलब के अंदर सेल्फ गार्ड सिस्टम होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। जी। 3 साल पहले मुझे ने कहा, यार एआई से आप अपना पेपर और रिसर्च पेपर बड़े आसानी से लिख सकते हो। जी। इस साल रूल आ गया कि आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये आपका एआई से रिलेटेड नहीं है। ओके। इस साल आया है हाँ। कई सारे वर्ल्ड के जर्नल्स में कि आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपने इसको एआई से किया है, यूज़ किया है तो किस लिमिट तक यूज़ किया है। ये आ गया ना। ये चीज़ है। इसी को मैंने प्रेडिक्ट किया था बहुत दिनों पहले कि नहीं, इसके ऊपर कॉशन होना चाहिए। एआई विद कॉशन। कंप्यूटर रोबोट है। अभी आपने सुना होगा, 4 6 8 महीने पुरानी बात है कि रोबोट हार्ट सर्जरी कर रहा था, चीथ डाला, पूरा फाड़ डाला। हाँ। क्यों? कि कोई वहां चीज ऐसी हुई, एक एक इंसान ऐसा कभी नहीं करेगा बिल्कुल। कि उसको फाड़ डालेगा, चीथ डालेगा। वो एक स्टेप वाइज सर्जरी करेगा। सक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके। वो जब उसने रॉन्ग सिग्नल कोई मिल गया होगा कहीं से, कोई कंप्यूटर को अलग, और उसने जो है डिजास्टर कर दिया। हु विल आंसर फॉर दैट? तो इसलिए भाई देखो, लेट ह्यूमन प्रिवेल ऑन एवरी आई मीन रिसर्च और एवरी एडवांसमेंट। ओके। ह्यूमन फैक्टर को डाइल्यूट करते ही डिजास्टर होगा। तो कैसे क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, बिकॉज आई एम नॉट वेरी अवेयर विद कंप्यूटर। सर आप सबसे ज़्यादा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सर आपने जो भी अपने एक्सपीरियंस में जो भी सर्जरीज करी, तो सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी का ट्रीटमेंट किया है? मतलब अगर रेशियो निकाला जाए तो वो कौन सी बीमारी का होगा? देखिए, यूँ तो देखिए, कोई भी न्यूरोसर्जन सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस करता है वो ट्रॉमा को करता है। हेड इंजरी वगैरह है, स्पाइन इंजरी, इन सब के जो चोट का है। लेकिन इसको अगर हम हटा दें, एक्सीडेंट में फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर भी बहुत होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब है कि रोड सही नहीं बनी है, मतलब कहीं गलत बना हुआ है, कहीं खंभा बीच में आ गया, ये सब दुनिया भर एक्सटर्नल फैक्टर। जो प्योरली इंटरनल फैक्टर डिजीज के होते हैं, उसमें मैंने सबसे ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर्स ऑपरेट किया। ब्रेन ट्यूमर। और ब्रेन ट्यूमर मेरा लाइक्ड सब्जेक्ट है। ओके। तो मैं ब्रेन ट्यूमर्स पे, इवन आप सोचिए कि जब कोरोना था तो उस समय जब सब जगह बंद थे, तो हमने लगभग 163 ऑपरेशंस ब्रेन ट्यूमर के किए थे उस समय, कोरोना के समय, कोविड टाइम पे, कोविड, जब लॉकडाउन थे। यस। और ये पैथोलॉजिस्ट का डेटा है, मेरा डेटा नहीं, जिसने उसकी रिपोर्टिंग करी। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि ट्यूमर्स हमारी बड़ी लाइकिंग है, उनको मैं करना चाहता हूँ। आई डिराइव प्लेजर एंड आई वांट टू डिलीवर ऑन ट्यूमर्स। ओके, तो बेसिकली आपको जब ट्यूमर्स की सर्जरीज करनी होती है तो आप बहुत ही पैशनेट होके आप उनकी सर्जरीज करते हो। यू कैन से दैट। हाँ। तो सर जैसे ब्रेन ट्यूमर जब होता है तो उसमें बेसिकली जो पेशेंट होता है उसके अंदर सिम्टम्स क्या आते हैं, लक्षण क्या आते हैं? ट्यूमर्स की लोकेशन के हिसाब से लक्षण आते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हेडेक है। ओके।
एक हेडेक है, बड़ी कॉमन सी सिम्टम है, हाँ, लेकिन 80-85% हेडेक में कोई बीमारी नहीं होती है, हाँ, ये यूं ही होते हैं। ओके, लेकिन 10-12% ज़रूर वो हेडेक जो है हाँ, वो ट्यूमर्स वगैरह के कारण हो सकते हैं। इसलिए उनको स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी होता है, वही फिल्टर कर सकते हैं कि हाँ ये गड़बड़ है, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ओके, तो जैसे आँख की नस के पास का जो ट्यूमर होगा वो ब्लाइंडनेस ले आएगा, ओके, जो ब्रेन के सरफेस होगा उससे फिट आएंगे, ओके, जो मान लीजिए कान की सुनने वाली नस के पास ग्रो होगा हुँ, तो बहरापन आ जाएगा। ओके, तो जितने फंक्शंस आपके हैं सबका सेंटर पॉइंट ब्रेन है, ब्रेन है, तो वही वही फंक्शन बाहर गड़बड़ होने लगेगा और इससे फिर आप जो है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, हुँ। उसको देखेंगे, प्रूव करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, कोरिलेट करेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे। सर जैसे ब्रेन ट्यूमर का जो पेशेंट होता है, क्या वो बाद में कोमा में भी जा सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल। अगर अनअटेंडेड है, आपने उसका अगर वो नहीं किया है, मतलब प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया है, तो कोमा में चला जाएगा। कोमा में जाने का कारण ये होता है कि ये खोपड़ी बंद होती है, हुँ, टाइट होती है। जी, इसके अंदर जो भी कोई एक्स्ट्रा जगह घेरेगा हुँ, वो ब्रेन को दबाता जाएगा। ओके, तो जब ब्रेन को दबाएगा तो मरीज बेहोश हो सकता है, हुँ। लकवा हो सकता है, फिट आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सर जैसे हमें तो मतलब जो ऑडियंस है या मैं हूँ या व्हाटएवर जो नॉर्मल पर्सन है, वो मूवीज़ में बहुत देखते हैं कि कोमा में चले गए, 14 इयर्स तक कोमा में थे, 20 इयर्स से कोमा में हैं। तो सर हाँ, वो सिचुएशन पेशेंट के साथ कब आती है? वो सिचुएशन आती है जब एक्सटेंसिव ब्रेन डैमेज होता है। ओके, स्पेशली ये सब ये चीज़ आती है जिसे चोट है, हुँ, वे चोट लग गई ब्रेन में, मरीज जिंदा तो हो गया प्रयासों से, लेकिन ब्रेन का अल्टीमेट जो फंक्शन है, इंटरैक्टिवनेस, अवेयरनेस, हुँ, वो नहीं आई, ओके। तो पड़ा हुआ है कुआं में। अच्छा सर जैसे शॉक लग जाता है, लोग बोलते हैं शॉक शॉक लग गया है, मतलब पेशेंट रिस्पॉन्स भी नहीं करता है शायद, तो उस नहीं, केस में क्या शॉक किया जा सकता है? शॉक लगना वर्ड के बड़े सारे मीनिंग। शॉक का मतलब यही होता है कि मरीज जो है हेल्पलेस है। हुँ, कोई कोई एक सिचुएशन हुई और जब वो अपने को हेल्पलेस पाता है तो निढाल हो जाता है, वो हुँ, ये समझता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हुँ, एक तो ये स्थिति होती है, हुँ, और एक ट्रू शॉक होता है जिसके अंदर ब्लड शट डाउन हो हुँ, जाए, हुँ, पल्स ये हो जाए, हार्ट बंद सा होने हुँ, लगे। हुँ, वो शॉक मेडिकल शॉक है, वो ओके, मतलब मेडिकली कर एनालाइज करना चाहिए और हुँ, उसको ट्रीट करना चाहिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। सर जैसे मैं बहुत कॉमन सी बात करूँगी कि जैसे जो भी बॉयज़ हैं या मेन हैं या हमारी फीमेल्स हैं, बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं, विदाउट हेलमेट चलाते हैं। इफ़ उस टाइम पे ब्रेन इंजरी सबसे ज़्यादा होती है। हम जो रिकॉर्ड है उसमें भी एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा बाइक वालों के ही होते हैं और विदाउट हेलमेट वो बाइक चला रहे हैं। तो सर कितना सेफ है हेलमेट और विदाउट हेलमेट इफ़ इंजरी होती है तो? मैं जो है 2010 में न्यूरो ट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट था, ओके, और मैंने फिर अपने आगरा में एक अभियान चलाया था, नो हेलमेट नो पेट्रोल। ओके, और उस समय जो है, इस समय वर्तमान में जो मंत्री हैं, अरुण, क्या नाम है उनका, असीम अरुण, ओके, कैबिनेट मिनिस्टर हैं इसमें, यूपी गवर्नमेंट में। ओके, वो इस समय डीआईजी थे ओके, आगरा के। ओके, दिसंबर की बात है 2010 की। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब देखिए इतना ज़्यादा आप, वो एक्चुअली बहुत अच्छा पुलिसिंग कर रहे थे हुँ, रोड मैनेजमेंट में। जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने आइडिया तुरंत आया, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए, अब सब जगह नो हेलमेट नो पेट्रोल। तो जो टू व्हीलर्स हैं, इनको, इनके अंदर हेड इंजरी की इंसिडेंस लगभग 70% घट गया था, ओके, 70% घट गया था। तो हेलमेट बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये कम से कम 26 से लेकर 30% तक डेथ को रोकती है, ओके, और 40% केस में हेड इंजरी रोकती है। वर्ल्ड वाइड है ये डेटा, मैं बता रहा हूँ। ओके, लेकिन आई डोंट नो भाई कि लोग अपना सेल्फ सत्यानाश करते हैं। अब यंग, जिसे हमारे पास ये यंग मरीज में ऊपर दो पड़े हुए हैं, बिल्कुल यंग हैं, माँ बाप बर्बाद होते जा रहे हैं,
1 महीना से कोमा में है। ओ, आगे फंक्शनल हो पाएंगे कि नहीं कहना बहुत मुश्किल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छा, ट्यूमर तो आप नहीं रोक सकते, टीबी भी आप नहीं रोक सकते बहुत हद तक, लेकिन चोट तो रोक सकते हो। बिल्कुल 100% प्रिवेंटेबल डिजीज है। और वर्ल्ड की ये जो है हेड इंजरी कैपिटल, आई मीन वर्ल्ड की कैपिटल अगर बनाए तो हेड इंजरी कैपिटल इंडिया है। इतनी ज्यादा होती है। 1,80,000 मौत हर साल होती है, मामूली बात नहीं। और सिर्फ हेलमेट लगाने से बात बन जाएगी, बहुत लेवल तक बात बन जाएगी। तो करना चाहिए लोगों को। मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट रहेगी कि सर ने जो डेटा बताया है 1 लाख+ हेड इंजरी से पर ईयर डेथ होती है, तो प्लीज़ आप टू व्हीलर जब भी यूज़ करें तो हेलमेट का ज़रूर यूज़ करें। इसमें आप उस इंजरी को रोक सकते हैं, क्योंकि आप तो हॉस्पिटल चले जाएंगे बट आपकी जो फैमिली वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी आपको देख देख के। तो प्लीज़ वियर हेलमेट जब आप टू व्हीलर यूज़ करें। और सर जैसे जो ब्रेन इंजरीज फॉर एग्जांपल अगर हुई है तो पर्टिकुलर उसमें कितना टाइमिंग लग जाता है उसको सही रिकवरी होने में? नहीं, कोई प्रोडिक्शन नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। टाइम का कोई डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंजरी, द ग्रीवी, हाउ सीरियस दिस इंजरी इज। तो ऐसे कोई टाइम नहीं है उसका। ओके बहुत सीरियस इंजरी में कई कई साल लोग कोमा में रहते हैं। तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात इस समय मैसेज मैं देना चाहूँगा आपके थ्रू, वो ये है कि कोई हेड इंजरी ट्रिवियल नहीं है। ओके नो हेड इंजरी इज ट्रिवियल। ये जरा सी चोट है, कुछ खरोच लगी तो पता चला उसी उतने ही एक धक्का लगा, उतने से ही आपका पूरा कैरियर खराब हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे टीचर है, उसका कंसंट्रेशन खत्म हो गया, उसको जरा चोट लगी, बाहर खून वून कुछ निकला नहीं, जरा सी देर के लिए वो बेहोश हुआ और उसके बाद अपना सही रहा, सही बोल रहा है, सही चल रहा है, सब लोग सोचेंगे ये सब सही है, लेकिन हो सकता है उसका कंसंट्रेशन उसी दिन से खत्म हो जाए ओके और वो अच्छा टीचर न बन सके। ओके बैंक वाला हो सकता है कैलकुलेशन गलत करने लगे। ओके इसीलिए प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये नारा होना चाहिए, प्रोटेक्ट द ब्रेन। ओके अगर सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है, घर को प्रोटेक्ट करना है, व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट ब्रेन। प्रोटेक्ट ब्रेन प्रोटेक्शन जो है वो बहुत मोस्ट important इम्पॉर्टेंट चाहिए। और नॉट ओनली दैट, हेड इंजरी क्यों, मैं कहता हूँ जिसे लोग शराब पीते हैं, ये सिगरेट पीते हैं, इनसे ब्रेन डैमेज होता है। ये स्ट्रोक के इंसिडेंट्स जो है इनके कारण बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें ब्रेन डैमेज होता है। सो द प्रोटेक्ट ब्रेन इज ए वेरी वाइड टर्म और मोस्ट फोकस टर्म मैं समझता हूँ, जिसको कि लोगों को फॉलो करना चाहिए। ब्रेन को इलाज इज वेरी डिफिकल्ट, द प्रोटेक्शन इज नॉट सो डिफिकल्ट। आप हेलमेट लगाएं, आप शराब वगैरह ना पिए, अनुशासन के साथ रहें जी। जो आपकी बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स हों। तो हर क्लास के लिए जस्ट एक नारा, प्रोटेक्ट ब्रेन। ओके सर एक टर्म सुना है हैमरेज, ब्रेन हैमरेज, वो कैसे होता है? ब्रेन हेमरेज स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक होता है? स्ट्रोक मीन्स स्ट्रक, ओके स्ट्रक समथिंग जो कि अचानक हो जाती है, ओके जिसे स्ट्रक, ओके आपने नॉक किया, अभी शांति है, नॉक किया, यू स्ट्रक योर दिस थिंग ऑन द वॉल, हो गया। उसी तरह से ब्रेन में भी स्ट्रोक शब्द बना है स्ट्रक से, ओके कि अचानक कोई चीज आपके दिमाग में हो गई, दैट इज स्ट्रोक। वो क्या होता है, खून रुक भी सकता है, जी खून बह भी सकता है। रुकने वाले का इलाज अलग है, बहने वाले का इलाज अलग है। बहने में कुछ ऐसे होते हैं जिनमें तरह तरह के ऑपरेशंस होते हैं, कुछ होते हैं जो दवाई से ठीक हो जाते हैं। पक्षाघात जिसे कहते हैं हेमीप्लीजिया, या एक तरफ का हिस्सा कम काम करना, ये सब बड़ी कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि ब्रेन के अंदर फंक्शन डिवाइडेड है। कि अक्सर जो है सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग जो होती है वो उस जगह होती है जहाँ से अपोजिट साइड का हाथ पैर नहीं चलता, ओके। इसलिए पक्षाघात हो जाता है।
और सर बेसिकली जैसे ब्रेन हैमरेज जब होने वाला तो हमारी वैसे भी कोई भी बीमारी अगर होती है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, कुछ सिम्टम्स देती है, लक्षण दिखाती है। तो यही तो स्ट्रोक का मतलब है कि स्टार्ट करना, स्टार्ट नहीं होगा, वो एकदम अचानक से हो देन जाएगा। एंड देयर होगा, ओके। इसीलिए प्रिवेंट करना चाहिए। ओके। तो किस तरीके से सर पेशेंट अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें यूज करे कि उसको ब्रेन हैमरेज की। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ओके। नंबर 1। नंबर 2, ब्लड प्रेशर का कोई कारण हो जैसे तनाव वगैरह ये सब, उसको रिड्यूस करना। ओके। नंबर 2, आपको जो है अपनी डायबिटीज वगैरह पर कंट्रोल रखना चाहिए। ओके। एंड नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, ओके। स्लीप डिस्टरबेंस ना हो। खर्राटा जो होता है, लोग बहुत खर्राटे से सोते हैं, इनके अंदर भी स्ट्रोक बहुत चांस होते हैं। ओके। सर तो जो नींद है, नींद में भी बहुत प्रॉब्लम आती है आजकल के लोगों को। इतना बिजी शेड्यूल हो चुका है कि और लाइफ स्टाइल इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो नींद प्रॉपर ले ही नहीं पाते हैं। जो नारकोटिक्स मेडिसिन्स आती हैं, लोग बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो नींद की गोलियां लेकर बिना लिए सोते नहीं हैं। तो सर उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि जो रेगुलरली नींद की गोलियां यूज़ कर रहे हैं। अब रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं नींद की गोलियां, तो नेचुरली उनका प्राकृतिक नींद तो है नहीं। जी। डेफिनेटली या ज़्यादा डीप होगी, या ज़्यादा इरिटेबल होगी, हम्म। ज़्यादा रेस्टलेसनेस होगी, बिल्कुल। तो वो प्रभाव तो डालती है दिन भर के काम पर। ओके। लेकिन नींद लाने के लिए बेस्ट तरीका है आप अपने दिमाग को शांत रखें। जी। स्क्रीन 4 घंटे पहले बंद कर देनी चाहिए, जी। जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, इन सब चीज़ों को 4 आवर्स बिफोर आप बंद कर दें। जी। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो टीएफटी स्क्रीन होती है, इसकी लाइट में एक ब्लू बैंड होता है। जी। ब्लू बैंड अगर आंख को एब्जॉर्ब होता है बहुत देर तक, तो ब्लू अवेक की स्थिति होती है। जी। वो आपको बिल्कुल आप आंख बंद कर लेंगे, लेट जाएंगे, फिर भी ब्रेन नहीं सोता है, ओके। तो आप रेस्टलेस रहेंगे। तो इसके लिए अपना लाइफ को डिसिप्लिन करना चाहिए नींद लाने के लिए। और नहीं तो भैया एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमः। तो सर अच्छा, ये जो मंत्र हैं, ये जितने भी मंत्राज हैं हमारे हिंदू रिचुअल्स में, ये कितने इफेक्टिव हैं? मतलब लोग पढ़ते हैं, नो डाउट बहुत लोग पढ़ते होंगे अपनी डेली लाइफ में। अपना अपना विश्वास है। जी। मेरे पास कोई ऐसा साइंटिफिक डेटा नहीं है जिसको कि साइंस के तरीके से एनालाइज किया गया हो। जी। लेकिन इसको इसी कारण से इस चीज़ को छोड़ भी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। इसको वो करना चाहिए, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहिए। और एक्सप्लोर करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द वन एंड ओनली, द नॉलेज ऑफ संस्कृत। जी। संस्कृत लैंग्वेज इम्पेरिसेबल लैंग्वेज है। जी। इसको हमारे यहाँ देववाणी कहा गया है। हर कोई पढ़ भी नहीं पाता है। ये एक पॉलिटिकल प्रयास के कारण जहाँ से भाषा जन्मी है जी। वो हिंदुस्तान है, जी। भारतवर्ष है, जी। यहीं पर इसको कंडेम कर दिया गया। हम्म। ठीक है। अच्छी बात यह है कि आपको आपको मैं बताऊँ, आयरलैंड में एक स्कूल है, वहाँ का जो वाइस वहाँ प्रिंसिपल, वहाँ संस्कृत इज कंपल्सरी। ओके। संस्कृत इज कंपल्सरी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है ना, कंप्यूटर लैंग्वेज जब आई थी तो ये देखा गया कौन सी लैंग्वेज को इसको फॉलो किया जाए। जी। तो दे फाउंड दैट कंप्लीट लैंग्वेज इज संस्कृत। संस्कृत। तो पूरा कंप्यूटर का जितना है लैंग्वेज है, ये संस्कृत बेस्ड है। और हमारी जो जैसे तो सब। संस्कृत से ही उन जो आपकी मंत्र और इन सब की बात करें ना, इनके जरिए आप वहाँ तक संस्कृत के जरिए पहुँचेंगे। ओके। तब ये रिसर्च हो करके प्रूव कर सकता है आधुनिक रिसर्च मॉडल्स में ओके। कि हाँ ये मंत्र पढ़ने से कुछ होता है या नहीं होता है। अभी तो मैं यही कहूँगा कि आपको कंसंट्रेशन करने का एक तरीका है, जी। आपका एक विश्वास है, एक कंसंट्रेट करिए, पर्सनैलिटी बदल जाएगी। मैं तो इतना ही मान करके चलता हूँ। जी। इसीलिए मंत्रोच्चारण करता हूँ, मंत्र सुनता हूँ। श्रवण और पाठन दोनों ही काम चलते हैं।
सर जैसे मैं बात करूँगी डिप्रेशन की। आजकल लोग डिप्रेशन में मोस्टली रहते हैं। मतलब कोई भी हर तीसरा आदमी अगर आप देखेंगे तो वो डिप्रेशन में है। तो सर उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ़स्टाइल में क्या अरे चेंजेस मैं करें? डिप्रेशन वालों को अगर ये कह दूं डिप्रेशन में मत रहो तो मानेंगे थोड़े हो। डिप्रेशन एक बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट होता है। ओके, साइकेट्री में उनको साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, ओके। वो बताएंगे। हुँ। डिप्रेशन का कॉज जो है, एक होता है कि डिप्रेशन आपके एंडोजेनस डिप्रेशन कहते हैं, ओके, कि वो आपके अंदर से ही पैदा हो गया। ओके। वो तो एक बहुत बड़ी बीमारी होती जी, है। एक होता है एक्सोजीनस, बाहरी फैक्टर से डिप्रेशन है, ओके, कि आपकी नौकरी चली गई, आपके ऊपर एक्शन हो गया, आपके यहाँ बैंक रेड हो गई, आपके यहाँ इनकम टैक्स रेड हो गई, सो ऑन सो फोर्थ। ओके। या कोई आपका प्रिय जिस दुनिया में नहीं रहा तो आप डिप्रेशन में चले गए। जी, ये सब एक्सोजेनस होते हैं। इन फैक्टर्स को मॉड्यूलेट करता है आदमी अपने व्यक्तित्व के डेवलपमेंट से। ओके। वही बात वो आ गई फिर, हुँ, जो मैंने कहा था कि आप अगर संगस ध्यायते पिश्यान पुस्तक संगस्ते शुभ जायते, संगात जायते काम कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवत सम्मोहम, सम्मोहात स्मृत विभ्रम, स्मृत भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये मद भगवद गीता का श्लोक है जी, कि आप अपने को कितना किस चीज से लगाव में ला रहे हैं, आसक्ति पैदा हो जाएगा, जी, वहीं से आपका सत्यानाश शुरू है। जी, एक के बाद एक के बाद एक, जी, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जी, आपकी अगर बुद्धि खराब हो जाती है तो आप चलते फिरते लाश की तरह हो जाते हैं। बिल्कुल। अब मैं तो भाई इसी तरह से इन चीज़ों को पकड़ता हूँ, जानता हूँ, और इन चीज़ों को मैं अपनी डेली रूटीन में प्रैक्टिस करता हूँ। जी, और मुझे बहुत ही जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में जी, इनसे हमें रास्ता मिलता है। ओके, मैं इनको धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं लेता हूँ। जी, मद भगवद गीता को मैं वे ऑफ लाइफ के रूप में लेता हूँ। दिस माई वे ऑफ लाइफ। इससे हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में जवाब मिलता है, ये करना है, ये करना है। स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ, स्टैंड, हाउ कैन आई स्टैंड अप टू दिस थिंग। ओके। सो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी एक बार गीता ज़रूर पढ़ें। जब हमारे सामने डॉक्टर आशी मिश्रा जी ने अपने जीवन में गीता को लेकर आए हैं, तो उन्होंने कितना कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है। तो मैं अपनी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार ज़रूर गीता पढ़ नहीं पा रहे हैं आप, तो सरल शब्दों में सुनें ज़रूर, समझें। समझें ज़रूर। समझने के लिए आपको गीता को कई बार रिपीट करना पड़ेगा। करेक्ट, नाउ यू आर करेक्ट। सर जैसे पेशेंट होता है, बहुत लोगों को ना एंजाइटी हो जाती है, मतलब बहुत ही पैनिक हो जाते हैं, तो उस वो सिचुएशन क्यों जनरेट हो जाती है एक पर्सन के अंदर? पर्सनालिटी रिलेटेड होता है। ओके, आपने आपने जैसे किसी व्यक्ति को आप सब कुछ देते रहो और उससे एक चीज छूट जाए जी, तो वो एंग्सियस हो जाता है। ओके, अब बात वही मैडम, फिर हमारी बात आती है समभूतवा, समत्व भाव। जी, मिल गया तो किंग मत समझो, जी, नहीं मिला तो दरिद्र मत समझो। जी, इक्विपाइज रहिए। जी, मिला है तो और मिलेगा, जी, गया है तो फिर मिल जाएगा। जी, ये भी तो एक स्थिति होती बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो लोग सोचते हैं कि अभी क्यों नहीं मिला, इसी हाँ, वक्त क्यों नहीं मिला, वो पैनिक अटैक में जाएंगे। ओके, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो अब ये चीजें हैं, परिवार में सिखाई जाती है। अब पहले जो है बहुत ही बड़े परिवार होते थे, जी, बड़े परिवार में सब इंटीग्रेटेड होते थे। जी, वहाँ ये मालूम होता था कि हाँ, ये सब कुछ मेरा नहीं है, मेरा शेयर है इसमें। शेयरिंग करनी पड़ेगी। शेयर एंड केयर की बात। जी, आज क्या है, यूनिटरी परिवार है। जी, यूनिटरी परिवार के अंदर वो जो है, जिस आदमी को जो मिल गया वो सोचता है ये मेरा अधिकार है, जी, और जब घर से बाहर निकलता है तो उसको ये सोचता है कि ये सब कुछ मेरा है। जी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर उसका जो रिएक्शन है वो पैनिक रिएक्शन में होता है, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब उसी से शुरू हो जाता है कि हमको हमको क्यों नहीं मिला, घर में तो हमें सब मिलता था, जी, यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है। जी, दुनिया में आप जाएंगे तो आपको पूरी
हवा से लेकर के पानी तक सब शेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये है तो इसमें मुझे जो समझ में आ रहा है कि कोई भी पर्सन हो उसके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। यस, अगर पेशेंस है तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। पेशेंस है तो आप दुखी नहीं होगे। जी, सुख अचीव किए या नहीं ये तो नहीं जानता, जी, लेकिन बात अभी हो रही है दुखों की। जी, वो दुखी नहीं होगा जिसके अंदर पेशेंस। पेशेंस है। हाँ, मुझे पेशेंस है, उसमें दुखी नहीं। बिल्कुल। सर एक और वर्ड सुना है मेनिंजाइटिस। हम्म। तो सर ये क्या चीज़ होती है? मेनिंजाइटिस ब्रेन के ऊपर जो है झिल्लियां होती हैं। जी, उन झिल्लियों का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ओके सर। तो सर इसमें इन्फेक्शन किस तरीके से और कितने चांसेस होते हैं कि हो जाए? बैक्टीरियल आए दिन मरीज, हमारे पास 2 मरीज मेनिंजाइटिस इस समय भर्ती है। अच्छा, एक का मुझे अभी ऑपरेशन करने जाना है, ओके, तो उसके पानी की थैली बढ़ गई। ओके, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन मेनिंजाइटिस ट्यूबरकुलर हो सकती है, ओके, नॉन ट्यूबरकुलर हो सकती है, ओके, फंगल मेनिंजाइटिस हो सकती ओके, है, कैंसरस मेनिंजाइटिस हो सकती है, ओके, तमाम तरह के मेनिंजाइटिस होती है। ओके, तो ये बहुत ही वैसा सब्जेक्ट है जो पब्लिक पे क्या कहा जाए, तो एमंग दिस मेडिकल स्टूडेंट्स ही हाँ, बोला जा सकता है। ओके। सर जैसे एक और डिजीज़ के बारे में हमने सुना है पार्किंसंस। ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ओके, न्यूरो डिजेनरेटिव का मतलब ये हो गया कि आपका ब्रेन धीरे 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 धीरे, एक्चुअली बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल के आधार पे ब्रेन चलता है। जी, तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, धीरे धीरे इसके अंदर से तमाम केमिकल एजेंट्स हैं। दो एक का नाम मैं बता दूं आपको, कैटेकोलामीन्स है, आपके डोपामीन है, जी, गाबा है, इस तरह से तमाम न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। जी, इनमें डिसबैलेंस शुरू हो जाता है। ओके, जब डिसबैलेंस शुरू हो जाता है तो आप स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकते, जी, आपके अंदर भाव नहीं आता है, आपके हाथ में कंपन होगा, राइटिंग बदल जाएगी, ये सब चीज़ें होती हैं। इनका इलाज होता है, कभी कभी केमिकल को रिप्लेनिश कर देते हैं, ओके, उसके बाद जो है सिम्टम्स घट जाते हैं या ठीक हो जाते हैं। कुछ एक खास केसेस में सर्जरी, न्यूरो सर्जरी का रोल है ओके, पार्किंसंस डिजीज में, स्पेशली जब एक तरफ हो ओके। तो उसके अंदर इलेक्ट्रोड ले जा करके और उसको, उस पार्ट को सही कर देते हैं। सर जैसे बहुत पेशेंट ऐसे देखे हैं कि वो शेक करते रहते हैं, बट उनका ब्रेन काम करता रहता है। हम्म। तो सर उस केस में क्या जो पेशेंट है वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है? वेल अगर किसी को हाथ पैर हिल रहा है तो नॉर्मल लाइफ तो नहीं कही जाएगी, जी, लेकिन ये कि अगर उसके अकल उसके साथ साथ ठीक है, ओके, जिसे कहते हैं कि अगर डिमेंशिया नहीं है, हम्म, तो वो पार्किंसंस का रिजल्ट अच्छा होता है। ओके, वो समझता है, वो अपनी डोजेज ले सकता है, अपनी दवाइयाँ ले सकता है। लेकिन ऐसी स्टेज होती है जो जिनके अंदर की याददाश्त कम हो गई है, डिमेंशिया हो गया, वो दवाई ले सकते हैं न कुछ कह सकते हैं, उनको दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो सर क्या ये बीमारी जो है वो क्या कभी नॉर्मल हो पाती है? आदमी नो नो, नॉर्मल लाइफ जी सकता है? टुडे देयर इज नो क्योर। नो क्योर। ओके सर। सर एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी। एक बहुत कॉमन बीमारी है एपिलेप्सी, जिसमें बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है पेशेंट का और कंटिन्यूअसली वो मेडिसिन्स खाते हैं। हर एपिलेप्सी में ऐसा नहीं है। ओके, कुछ एपिलेप्सीज हैं जिनमें कि लाइफ लॉन्ग चलेगा ट्रीटमेंट, ओके, कुछ एपिलेप्सीज हैं रिफ्रैक्टरी होती हैं और कभी नहीं ठीक होंगी, ओके, कुछ एपिलेप्सीज होती हैं जिनमें सर्जरी भी की जाती है, ओके, कुछ एपिलेप्सीज में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है 2 साल से लेकर 4 साल तक। लेकिन ये किस पर एप्लीकेबल है किस पर नहीं, ये एक्सपर्ट ही बता सकता है। ओके। सो जैसे जो एपिलेप्सी होती है, इफ़ पेशेंट जैसे एआरडीएस का पेशेंट था, उसको डिस्चार्ज हुआ एंड देन उसको एपिलेप्सी हो गई, तो इस केस में एपिलेप्सी क्या पूरी लाइफ टाइम चलेगी या कुछ टाइम तक उसको ना, उसको मेडिसिन खानी है? ARDS क्यों हुआ था पहले तो ये पता लगना चाहिए, ओके, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एपिलेप्सी का एपिसोड था जिसके अंदर वो बेहोश हुआ और ARDS हो गया। ओके, ये भी हो सकता है, अच्छा, तो हो सकता है वो एपिलेप्सी की शुरुआत हो। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए ARDS था तो हम यही कहेंगे कि उसके ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिली एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, हुँ,
उसके कारण उसको जो है ब्रेन डैमेज हो गया ओके और उसको एपिलेप्सी हो गई। ओके, तो क्या सर वो क्योरेबल होगी कि नहीं होगी, नॉर्मल लाइफ अगर ये जी कहना रहेगा बहुत तो? मुश्किल है। अच्छा इस तरह से पॉडकास्ट पर तो मैं नहीं बता सकता, अच्छा क्योंकि इट नीड्स ए लॉट ऑफ इवेल्युएशन। अच्छा ये वन 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 पॉइंट प्रोग्राम नहीं है। ओके, ये इसकी पूरी हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी आपको, पूरा नहीं, हिस्ट्री ट्रीटमेंट भी देखना जगह पड़ेगा। एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके ये पीछे बैकग्राउंड ब्रेन का क्या है, नॉर्मल ब्रेन है या ब्रेन डैमेज्ड है। तो डैमेज्ड है तो पूरी लाइफ लेना पड़ेगा उसको। ओके सर, जो मिर्गी के मरीज होते हैं उनको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? वह मिर्गी के मरीज को खतरा मोल लेना, ध्यान देना चाहिए। जैसे स्विमिंग है, ओके जैसे ऊंचाई पे जाना है, ओके ठीक है, इन सब चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि लाउड म्यूज़िक, जो ये लाइट्स होती हैं जो डिस्को वगैरह में चलती है, हाँ हाँ फ्लैश लाइट जी के, नींद का डिस्टरबेंस होना, ओके ये सब का विशेष ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें प्रोवोकेटिव फैक्टर्स कहे जाते हैं। ओके प्रोवोकेटिव मीन्स अगर किसी के अंदर पोटेंशियल एपिलेप्सी है तो प्रोवोकेटिव फैक्टर से वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी, वो आ जाएगी। ओके, तो प्रोवोकेटिव फैक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए। तो सर जैसे जो एपिलेप्सी वाले होते हैं वो बाइक चलाते चलाते कभी कभार गिर जाते हैं या उनको अकेले नहीं तो जाने वही दिया बाइक जाता नहीं है? चलाना चाहिए ना नहीं इसको, चलाना मैंने चाहिए। बताया आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी एपिलेप्सी के पेशेंट हैं प्लीज़ आप लोग अकेले कहीं भी ना जाएं, और अगर जाएं तो कोई ना कोई साथ में रहे, और बाइक तो बिल्कुल भी ना चलाएं। सर सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन करना चाहूँगी मैं, जो सबसे कॉमन है, माइग्रेन। मतलब आज के टाइम पे हर दूसरे पेशेंट को माइग्रेन है, और वो इतना पेनफुल काफ़ी होता है। कॉमन है, ये बहुत बोलिए। कॉमन है, हाँ बहुत कॉमन है, और बहुत ही पेनफुल होता है। मतलब मेरे घर में भी बहुत लोग हैं जिनको माइग्रेन है, कलीग्स भी हैं माइग्रेन है। तो सर वो अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें, या वो क्या चीज़ ऐसी करें कि वो उससे ये रिलीफ मिल जाए? उनको पहली रिसर्च ये करनी चाहिए कि मुझे माइग्रेन होता क्यों है। ओके अक्सर हमें प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का पता चल जाता है। जी बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं जिनसे लोग हो सकता है। जैसे मतलब जैसे किसी को दूध नहीं सूट करता, अच्छा दूध पिएगा तो हो जाएगा माइग्रेन। किसी को भूख नहीं सूट करती, ओके जैसे मान लीजिए हमें 1-2 घंटे खाना ना मिले, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी को अगर मान लीजिए टाइम से ना मिले तो हो सकता है उसको सिर फटने लगे, हाँ ठीक है, हम्म या नींद डिस्टर्ब होना, ओके यात्रा करना, ओके धूप है ना, ज़्यादा चीखना चिल्लाना, ज़्यादा देर टीवी देखना, जितने लोग हैं उतनी बातें हैं। ओके, सबको अपनी इंडिविजुअल प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का रिसर्च करना चाहिए। मतलब ये खुद से रिसर्च करना पड़ता है? हाँ, खुद सोचें कि ओके ऐसा करता हूँ तो ऐसा होता है। ओके तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, ओके क्योंकि फिर आप ज़रा रोक करके देखिए उस चीज़ को। ओके दूध मत पीजिए 1 आध महीने, ओके देखिए आपका माइग्रेन कम हो जाता है, तो आप मान जाइए कि हाँ आपका माइग्रेन दूध के कारण है, डबल तरह से प्रूव हो गया। अब आप उसी हिसाब से अपना लाइफ स्टाइल जीजिए। ओके ये तरीका है। अगर मान लीजिए धूप से होता है तो धूप में एक तो होता है टेम्परेचर राइज और एक होता है चमक। ओके तो आप अगर डार्क ग्लासेस लगाएं चमक नहीं मिलेगी, आप छतरी ले लें तो आपको ओके गर्मी कम मिलेगी, बिल्कुल तो आप ठीक रहेंगे। भूख वाले को बहुत सेंसिटिव हो तो जेब में 2 बिस्किट डाल घूमिए। ओके भाई ये सब चीज़ें हैं जो तरीके हैं प्रिवेंट करने का, ओके अगर आपको फैक्टर मालूम हो। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पता ही नहीं चलता क्यों हो रहा है, जी ठीक है। उनके लिए दवाइयाँ हैं तरह तरह की, ओके वो दी जाती हैं। और जैसे आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन हो गया है ये जो फास्ट फूड है, जी चीज़ वगैरह जो बने हुए, और स्क्रीन एक्सपोजर, जी टू मच ऑफ द टेलीविज़न। जी स्क्रीन एक्सपोजर में तो टू मच ऑफ टेलीविज़न से तो फिट आ जाता है। ओके बहुत ज़्यादा अगर आप देख रहे हैं जी, तो उससे एपिलेप्सी तक हो जाती है, ओनली स्क्रीनिंग से? और स्क्रीन एक्सपोजर से प्रिवेंट। क्योंकि उसमें आप टीवी देख रहे थे, आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है, जी और साथ में आपके ब्रेन को जो है रिदम चेंज हो जाती है। तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं। और एक
मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 30-40 साल पहले उन दिनों वीडियो थे, जो वीडियो डाल करके किराए पे वीडियो मिलते थे, वीसीआरस मिलते थे, वीसीआर, वीसीआरस मिलते थे। दूसरे फिल्म लोग देखते थे। हाँ, तो एक एक घर में पता चला कि 2-2 3-3 वीडियो किराएदारी पे ले आए हाँ, और लगा दिया। तो मैंने देखा कि एग्ज़ाम के दूसरे दिन, जी, जब बच्चों का एग्ज़ाम हुआ, जी। उसके दूसरे दिन मैक्सिमम एपिलेप्सी के पेशेंट आते थे। मतलब उतने ही टीवी स्क्रीन टाइम पे। क्योंकि क्या होता था कि दूसरे दिन उसको लौटाना है, नहीं तो पैसा पड़ जाएगा। अच्छा, तो पूरी रात रात बैठ चल करके फैमिली टीवी देखती थी। हाँ, ये पहले होता था। हाँ, तो पूरी रात अपना देख रहे हैं साहब, दूसरे दिन उसको लौटा दिया। लेकिन उसमें मरीज को, बच्चों को बहुत फिट है, बहुत कॉमन था। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चों को टीवी स्क्रीन से दूर रखें, मोबाइल फ़ोन से दूर रखें, स्क्रीन टाइम मिनिमाइज कर दीजिए आप बच्चों की लाइफ से और अपनी लाइफ से भी। सर जैसे रात को जब बहुत से आजकल तो कॉमन है, मतलब सभी के हाथों में फ़ोन्स रहते हैं 24 घंटे। हाँ, शायद सामने वाला पर्सन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना फ़ोन इम्पोर्टेंट हो चुका है सबकी लाइफ में। तो सर रात के टाइम पे जो स्क्रॉलिंग चलती है, तो उससे क्या नुकसान है हमारे ब्रेन यही को? सब जो आपने बताया, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, एपिलेप्सी हो सकती है, आपका वो माइग्रेन हो सकता है, ओके। सर दर्द हो सकता है, ये यही सब चीज़ें होंगी और क्या। सर मिनिमम पेशेंट को कितने घंटे नींद लेनी चाहिए? 7 to 8 आवर्स एडल्ट पेशेंट, और बच्चों को सर? बच्चों को इससे ज़्यादा। मतलब 12 आवर्स, 12 टू 14, हाँ, 10 to 12 आवर्स। 10 टू 12 आवर्स। ओके, तो 7 टू 8 आवर्स तो सोना ही सोना है सबको, और बच्चों को एटलीस्ट 10 टू 12 आवर्स। तो अपना स्लीपिंग टाइम सबको बहुत ही मतलब। एक्चुअली सेटिस्फैक्ट्री स्लीप इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि आप सो करके जब उठें तो फ्रेश महसूस करें, जी, ये होता है सेटिस्फैक्ट्री फेस स्लीप। पे जब स्माइल हो। स्माइल तो अलग बात है, लेकिन अंदर से आपको लगे कि आई एम, मेरे अंदर स्फूर्ति है, मैं काम करूंगा, जी, ये चीज़ होनी चाहिए, तब आपकी स्लीप नॉर्मल है। ओके, अदरवाइज आप 10 घंटे लेटे रहें, आपकी स्लीप हो सकता है तब भी अपना नॉर्मल ना हो। बिल्कुल। अ, हाँ, सर हाँ। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, जैसे जो ब्रेन होता है, ब्रेन के साथ सबसे इम्पोर्टेंट हमारी स्पाइन कनेक्टेड रहती है। तो जैसे सर जब स्पाइन इंजरी अगर हो जाती है तो उसमें क्या ब्रेन इनएक्टिव हो जाता है? ना ना, ब्रेन तो एक्टिव ही रहेगा, ब्रेन एक्टिव रहता है, स्पाइन इनएक्टिव हो जाती है। स्पाइन इनएक्टिव हो जाती है। आप ये जान लीजिए कि ब्रेन को पावर हाउस मानिए, जी, वहाँ से एक मेन पावर केबल चली, जी, उससे सब सप्लाई हो रहा है शहर जी, को। तो वो जो पावर केबल अगर ब्रेक हो गई, जी, तो शहर की सप्लाई बंद, जी, पावर चाहे जितनी जनरेट करिए। जी, तो स्पाइन इज ए मेन पावर केबल। ओके, उस पावर केबल का डैमेज का अभी तक प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया है, ओके, साइंस इज लैकिंग अप टू जनरल पॉपुलेशन सेटिस्फेक्शन। कुछ एक सीमा तक हम लोग ऑपरेट करते हैं, मरीज ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल। उनकी लाइफ भी नियरली नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अभी भी बहुत डिवास्टेटिंग इंजरी जो होती है, तो हेल्पलेसनेस है, कुछ नहीं कर सकते। और सर एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया मेरे माइंड में। जो हनुमान चालीसा है, ऐसा बोला जाता है कि हनुमान चालीसा में जो वर्ड्स हैं वो हमारे माइंड में एक वेव जनरेट करते हैं, जिससे हमारा माइंड जो है काम हो जाता है और वो प्रॉपर वर्क करने लग जाता है। क्या कितना सही है ये? मुझे लगता है इन सब का हमारे पास डायरेक्ट आंसर नहीं है। मैं जी, यही कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो भी काम को अगर वो कंसंट्रेशन से करने लगता है, तो उसके माइंड का पैटर्न बदल जाता है। ओके, देखिए, इसे कहते हैं कि मेमोरी इज ए फैक्टर ऑफ कंसंट्रेशन ओके, एंड कंसंट्रेशन इज फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट। ओके, मेमोरी जो नोडल पॉइंट है, इंटेलिजेंस का जो साइन है, वो है मेमोरी। ओके, तो मेमोरी इज ए फैक्टर ऑफ कंसंट्रेशन। जो जितना ध्यान लगा करेगा उतना ही याद रहेगा, ओके, और आदमी का ध्यान उसी में ज़्यादा लगेगा जिसमें इंटरेस्ट। ओके, जैसे आप, बहुत सिंपल सोशल एग्जाम्पल है जी, कि आप अपनी महबूबा का टेलीफोन नंबर नहीं भूलते हैं, लेकिन बॉस का जरूर भूल जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बॉस। बिल्कुल,
तो मेन चीज़ है कि मेमोरी इज ए फैक्टर ऑफ कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन इज ए फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट। ओके। तो आप कंसंट्रेशन जो बढ़ाने वाला काम है वो आता है आदत से। ओके। एक एक चीज होती है जो स्कूलों में नहीं बताई जा सकती, जो अंदर से जनरेट होती है। बिल्कुल। और अंदर से कैसे जनरेट होगी? जब आपको इंटरेस्ट होगा। तो चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाइए। ओके। बच्चों के स्कूल होते हैं, किड्स होते हैं, उन्हें तरह तरह की ये चीज़ें करते हैं जिससे वो कंसंट्रेट करें। जी। कंसंट्रेट करके तब वहाँ से आउटपुट शुरू होता है। जी। गोला बनाते बनाते जी। बनाते पता चला ओ बन गया, जी। 3 लकड़ियाँ ऐसे करते करते ए बन गया। जी। ये सब आप एमएससी में थोड़ी ये चीज़ पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल। तो कंसंट्रेशन को जनरेट करने का एक तरीका हर आदमी को अपना निकालना चाहिए। जी। जैसे सर योग है, योग का ऐसा बोला जाता है बहुत बड़ा रोल होता है कंसंट्रेशन के लिए, या फिर अगर कोई पेशेंट है, बेसिकली न्यूरो के जो पेशेंट होते हैं उनको बोला जाता है कि मेडिटेट करिए या आप योग करिए या प्राणायाम करिए। तो सर इससे हमारे ब्रेन में क्या एक्टिविटी होती है इस तरीके की कि वो ठीक हो सके? ब्रेन में एक होता है न्यूक्लियस ऑफ एक्कुम्बेंस। ओके। ये जो है आपके प्लेजर को सपोर्ट करता है। ओके। जो आदमी मान लीजिए किसी की मर्डर में प्लेजर डिराइव करेगा, जी। उसमें वो न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल। और जो भगवान की पूजा में करेगा उसमें भी हो जाता है। बिल्कुल। जो भांग खाने में करेगा उसमें भी हो जाता है। बिल्कुल। जो गाय का दूध पीता है उसमें भी हो जाता है। ओके। तो वो एक खास केमिकल होता है उसमें, ओके। जो साइन ऑफ प्लेजर होता है। प्लेजर जब आप मस्त होते हैं, जी। बड़ी सिंपल भाषा में, हाँ। मस्त हो गए, अच्छी सी खीर खाई, मस्त हो गए, हाँ। वहाँ पर सिग्नल पहुँचता है। ओके। तो ब्रेन की जहाँ तक स्थिति है वो ये है। लेकिन योग पर जब आते हैं जी। तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ओके। योग इज मीटिंग विद गॉड। ओके। इसका जो प्रिंसिपल है ओके। वो यही है कि इट इज ए यूनियन विद गॉड। ओके। योग मिलन, भगवान से मिलन, जी। उसके रास्ते हैं। ओके। रास्ता नंबर 1 है क्रिया, आसन, उसके बाद तमाम चीज़ें होती चली जाती हैं। जी। लंबी लिस्ट है। जी। तो क्रिया वो होती है जैसे एक पर्टिकुलर शेप में बॉडी को आप करिए और फिर दूसरी शेप में करिए, तीसरी शेप में करिए, ये सब क्रियाएं हैं। जी। लेकिन अगर आप इनको एक लंबे समय के लिए आप प्रैक्टिस करें कि आप पता चला वज्रासन में जी। बैठे हुए हैं, अपना सारा काम वज्रासन में आप कर रहे हैं, तो वो आसन हो जाता है। ओके। तमाम ये जो आसन है, एक्चुअली मेरा ये मानना है, ये मेरी अपनी सोच है, मेरे पास इसका कोई आधार नहीं है, जी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आपको आगे कंसंट्रेशन टुवर्ड्स गॉड करने के लिए जी। अपनी बॉडी में छोटी छोटी चीज़ों पर कंसंट्रेट करना सीखना पड़ेगा। ओके। जैसे हम ऐसे कर लेते हैं, जी। या हम ऐसे कर लिया, या ऐसे कर लिया, या पैर मोड़ लिए, ये एक एक मस्कुलर एक्शन पर आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है। ओके। ये सिखाया जाता है वो लंबे कंसंट्रेशन के लिए। ओके। ये मेरा मानना है। ओके। योग जो है एक अपने आप, चलो चलो यार योग कराएं, जी। ये बकवास चीज़ है। ये इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं। ओके। योग एक स्टेट ऑफ माइंड है, ओके। उसको पहले ले आइए आप कि जी। हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, जी। तो हमें इन क्रियाओं से गुजरना होगा। ओके। दैट इज व्हाट इज नोन एज योग। नहीं आजकल योग क्या है, हम योगा करने जा रहे थे, हमारा योगा क्लासेस जी। है, ये सब मैं समझता हूँ ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। पर हम उसको स्वीकार इसलिए करते हैं, कहीं से तो शुरू करो। सही। थोड़े दिनों में आप विज्ञ हो जाएंगे, हाँ। और आपको मालूम पड़ेगा आप क्या कर रहे हो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। Of धीरे धीरे course, प्रैक्टिस करोगे नहीं तो आप नहीं वही शायद बात है। परफेक्ट हो हाँ, जाओ। योग बड़ी विचित्र चीज है। लोग इतना रॉन्गली, एक और चीज बताऊं, जैसे एरोबेटिक्स है, जी। योग और एरोबेटिक्स को लोग मिलाते जा रहे जी। हैं अपनी दुकान चलाने जी। के लिए। मैं आपको बताऊं, योग वहीं तक होता है, योग क्रिया
जब आपकी सांस न फूले। ये ओके। बहुत ही परफेक्ट बात मैं बता रहा हूँ। जी। कोई क्रिया करते समय अगर आपकी सांस फूलने लगे जी। तो आप योग नहीं कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे एक्सरसाइज हो। कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी डिफरेंस है, जी। बहुत बारीक डिफरेंस है। योग वहीं तक होता है जब आपके रेस्पिरेशन कंट्रोल हो। ओके। हमारी श्वास ये हमारी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। श्वास की स्पीड, श्वास की स्पीड आपकी अगर नॉर्मल जैसी है, जी। फिर आप जो आसन कर रहे हो जी। वो योग है। ओके। अदरवाइज आप एरोबेटिक्स कर रहे हो। एरोबैटिक्स कर रहे हैं। तो आज हमें बहुत बड़ा डिफरेंस पता चला है कि योग और एरोबेटिक्स में डिफरेंस क्या होता है, या योग या एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या होता है। जब तक आपकी सांस ना फूले तब तक वो योग है, उसके बाद वो एक्सरसाइज है। बहुत अच्छी बात बताई है सर आज आपने, जो मुझे इतने टाइम से तो नहीं पता थी। तो थैंक यू सो मच, और हमारी जनता को के तरफ से भी थैंक यू सो मच कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम शायद लोग योग कर भी रहे होंगे तो उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं मिली होगी। मुझे तो नहीं मिली है, बाकी मैं ऑडियंस से भी यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। नहीं, वो स्टेट ऑफ माइंड होता है। देखिए, योग में भोजन से शुरू करते हैं, जी। विचार से शुरू जी। करते हैं, कर्म से शुरू करते हैं, जी। तब जाके पहुंचते हैं। आप पता चला कि गए गए सिनेमा देखा, दो दारू पिया, या बैठ कर मैं योगा कर रहा हूँ। नो नो नो, इट्स ब्लडी नॉनसेंस। ये तो हम अपनी बॉडी के साथ मजाक कर रहे हैं एक तरीके से। नहीं, आप अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे बिल्कुल। हैं। अपनी बाड़ी से चाहे जो करे, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, जी। सुना रहे हैं, जी। वीडियो बना रहे जी। हैं, तो आप जो है मतलब धोखेबाजी कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। आप शुद्ध खाना खाएं, आप विचार शुद्ध रखें, आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो कर्म है उनको प्रॉपर रखें, जी। और फिर आप आसन की तरफ बढ़ें। जी। फिर धीरे धीरे आप उस स्टेट ऑफ माइंड को प्राप्त करते हैं ओके। जहाँ आप ईश्वर का रियलाइजेशन हो जाता है। सर इतनी अच्छी बात आप बता रहे हैं तो मेरे अंदर एक और क्वेश्चन जनरेट हुआ है। प्लीज। सर जो चक्रास होते हैं, सब बोलते हैं चक्रास एक्टिव करने हैं, तो उस टाइम पे माइंड का स्टेट लेवल क्या होता है? क्या सच में ऐसे चक्रास एक्टिव होते हैं हमारी बॉडी में, या सिर्फ कहीं कहीं बातें हैं? मैं एक्चुअली इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे ये मालूम है कहाँ ये चक्र जो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रीचिंग टू द फाइनल ओके। सहस्र द्वार जो है, ओके। जो पीनियल ग्लैंड है, जी। थोड़ी देर पहले हाँ मैंने जी, बताया ना। आपने बताई थी हाँ, पिनियन ग्लैंड। तो वो एक एक लेवल है, स्टेजेस हैं। एग्जैक्टली उनका इंटरप्रिटेशन जो है मैं नहीं समझ पाया हूँ, ओके। और मैं बता भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ इसमें। जी। आप करते हो इस चीज पे हाँ, इसमें विश्वास? विश्वास ऐसे करता हूँ। होते हैं, मतलब ये हाँ, अगर हम शब्द जो नहीं पढ़ बोले गए। पाए, नहीं समझ पाए, हाँ। तो इसलिए कि हमने उधर कम ध्यान जी। लगाया और हमें समय नहीं मिला। जी। लेकिन अदरवाइज मैं इस पर पूर्ण विश्वास करता हूँ कि हाँ, ये जो केमिकल है, जो पूरी बॉडी के अंदर केमिस्ट्री बोलते हैं जी। ना, उसका आधार शुरू होता है नीचे से, मूलाधार से, जी। और फिर सहस्त्र द्वार तक जाता है। जी। तो ये मुझे मतलब पढ़ना चाहिए, पढ़ लूंगा कभी, पर अभी तो हम इसमें विश्वास करते हैं जी। इतना तो ही। मतलब जो हमारी वैदिक साइंस है और जो हमारी जो मेडिकल साइंस है, वो कोरिलेट करती है एक दूसरे से। पीनियल ग्लैंड वाली बात जो है, मैं वहाँ को, वो चूंकि मैं न्यूरो का आदमी हूँ, जी। मैंने वो पढ़ा है, जी। उसके बारे में मालूम है, जी। तो वहाँ तक तो मैं पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जी। मेलाटोनिन हार्मोन की जब रिसर्च हुई, जी। पहले माना, जिसे हम जब एमबीबीएस कर रहे थे, जी। तो ये बताया गया कि पीनियल ग्लैंड बेकार है, इसकी कोई रोल नहीं होता जी। पैदा होने के बाद। जी। अब देखिए, अब तो रोल ही रोल है, रोल ही रोल पता चल गया। उनके बिल्कुल। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, उसकी हम्म। सोसाइटी बन गई, उसके ट्यूमर। तो पिछले महीने मैंने पीनियल ग्लैंड के ट्यूमर का जी। ऑपरेशन किया, अभी आ, थोड़े दिन पहले ही। तो मेरे कहने का मतलब है, पीनियल पर खूब रिसर्चेज है, ओके। उसके फिजिकल फॉर्म पर, उसकी फंक्शनल फॉर्म पर, दोनों पर खूब आ रहे हैं लिटरेचर। और अल्टीमेट कंट्रोल आपकी बॉडी का वही पिनियल ग्लैंड करता है, जी। अल्टीमेट कंट्रोल। ओके। जिसे एक एक होता है ना, एक वो कहते हैं सर्केडियन रिदम, ओके।
सर्केडियन रिदम एक चीज़ होती है वर्ड, जिससे ये होता है कि आप सो रहे हैं, ये दिन है और ये रात है, जी, उसके हिसाब से आपकी बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी बदल जाती है। ओके, जैसे रात होगी तो आपकी बॉडी की अलग अलग डिमांड, अलग अलग हार्मोन, अलग अलग चौकीदार पहरेदार तैयार हो जाते हैं। जैसे ही सवेरा होगा वैसे डिफरेंट लोग अपनी नौकरी पे आ जाते हैं बॉडी ओके, में। ये कंट्रोल कौन करता है? ये पिनियल ग्लैंड करता है, ओके, जहाँ सहस्र द्वार होता है, ओके, जो शंकर जी का त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र है, जहाँ से स्पिरिचुअलिज्म के शुरू बारे होता है। में कहा गया 1680 में। एक फ्रेंच वो थे फिलासफर, रेनी 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 कार्टिस, ऐसी कोई नाम था उसका, रेने डेस्कार्टिस, ओके, उसका रचा मशहूर वर्ल्ड फेम फिलासफर ऑफ द मिलियन ईयर्स। वो आदमी का ये कहना था कि जो पिनियल ग्लैंड है, यहाँ से स्पिरिचुअलिटी जनरेट होती है। ओके, हमारे वैदिक साइंस में बहुत पहले कह दिया गया वो था, तो पहले कह दिया गया था। समझ गए? जी, तो संस्कृत न जानने के कारण उन साइंस को हम इस स्टेज तक नहीं ला पाए। जी, ये चीज़ मैं यहाँ पर एज ए कोरोलरी आपको ऐड कर रहा हूँ जी, कि ये है। तो हमारे साइंस में देखा गया कि पहले एक पिट्यूटरी ग्लैंड थी, जी, ये कहा गया कि ये मास्टर ग्लैंड है, जी, इसके ऊपर किसी को नोबेल प्राइज भी मिल गया। जी, फिर बाद में पता चला कि नहीं, इसका कंट्रोल दूसरे से है, हाँ, उसको हाइपोथैलेमस बोला गया। जी, हाइपोथैलेमस का कंट्रोल किससे? पिनियल ग्लैंड पिनियल से। ग्लैंड से। अब ये ट्रैक बन गया है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समय के साथ होती जाती है, रिसर्च हो रहा है, लेकिन अंडरस्टैंड करना, ह्यूमन को अंडरस्टैंड करना मेरा पैशन है। ओके, मैं मतलब ये सामने वाला क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, जी, इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, जी, इन चीज़ों को मैं कैसे, ये हमारा एक पैशन है। मैं किसी चीज़ की घटना को ऐसी नहीं जाने देता। आप हर चीज़ देखते हो, बारीकी इसका हाँ, मतलब है कि आप बारीकी से सारी चीज़ें समझना देखते चाहता हो। हूँ मैं, ओके, अगले को, सामने वाले को मैं समझ सकूँ। ओके, ये न्यूरो में बहुत हेल्प करता है। ऑफ कोर्स करेगा ही करेगा सर। 12 क्रेनियलर होती चेहरे पे, ओके, आधा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन तो उसका चेहरा देख के हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा सर, जब कोमा में कोई पेशेंट होता होगा तो आप कैसे जज कर लेते हो, मतलब कैसे चेक करते हो कि पेशेंट का ब्रेन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लो, आपको पढ़ा दिया जाए तब पता चलेगा। बड़े बारीक साइंस से कैसे बता सकता हूँ। ओके, नहीं मतलब ऐसे फेस से देख के आप, मतलब मैं फेस वाली नहीं बात नहीं, कर रही हूँ। तमाम चीज़ें फेस पर ही देखी जाती हैं। ओके, तमाम चीज़ें फेस पर देखी जाती, पूरी बॉडी में देखी जाती है। ओके, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि जो आदमी कपड़े वपड़े पहने से आया, फेस जी, तो खुला हुआ है, जी, उसके फेस पे बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है। ओके। वो हमारे एग्जामिनेशन को आसान बना देती है। वो आप साइकोलॉजी समझ जाते हो, साइकोलॉजी साइकोलॉजिकली। कहना तो बहुत बड़ी बात होती है, साइकोलॉजी समझने वाले लोग और हैं, लेकिन मैं ये देख लेता हूँ क्या उसकी आंखें सही हैं, उसके जो है जैसे मान लीजिए कोई बात कहूँगा ऐसे कर ले, इसका तो एक कान गया हुआ है उसका, अच्छा, इसे पता चल जाएगा। ओके, आवाज़ गड़बड़ हो गई है, ओके, एक तरह की पलक बंद नहीं हो रही है, ओके, ये सब तमाम चीज़ें हैं जो चेहरे पे लिखी होती है। ओके, इसलिए आदत पड़ गई है ध्यान से किसी के चेहरा देखने के लिए। ओके, ये मेरे कहने का मतलब ये ओके, था। ओके, आई अंडरस्टैंड। अच्छा सर, एक थोड़ा फनी क्वेश्चंस रहेगा। जैसे डॉक्टर्स पे जोक्स बहुत बनते हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा तो उनकी हैंड राइटिंग पे। तो क्या डॉक्टर्स का जो ब्रेन होता है वो इतना फास्ट वर्क करता है जिससे उनकी हैंड राइटिंग जो होती है वो थोड़ी बिगड़ फास्ट जाती होती है। है? हाँ, या फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई में इतना लिखा होता है कि उस वजह से वो राइटिंग हो जाती है ऐसी? पता नहीं, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मेरी हैंड राइटिंग ठीक है। नहीं, मेरी हैंड राइटिंग ठीक है, ओके, और मैं बॉदर करता हूँ मेरी हैंड राइटिंग सही रहे, ओके, ठीक है, क्योंकि ये भी एक ब्रेन का अच्छा फंक्शन है जी, कि अगर आपकी राइटिंग ठीक है कि नहीं। एक ग्राफोलॉजी, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक है ओके, कि आप किसी की राइटिंग देख के एनालाइज कर सकते हैं कि आदमी का दिमाग कैसे चल जी, रहा है, जी, इसकी पर्सनालिटी कैसी जी, है, उसको ग्राफोलॉजी बोलते हैं। ओके। तो तमाम ये तो बातें तो वो दूसरा डिपार्टमेंट हो हाँ, गया। उसको ओके, बोलते हैं एनसीबी, ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके, एनवीसी। एनवीसी।
तो मतलब इस बात पे ना इतना जोक चलता है कि एक डॉक्टर की हैंडराइटिंग से फार्मेसी वाले ही उसका समझ सकते केमिस्ट, हैं। उसी का केमिस्ट, सब फार्मेसी हाँ, वाले नहीं। केमिस्ट मतलब केमिस्ट ही समझ सकते हैं, और उस उन पे भी बहुत जोक लिखते हैं, मतलब ऐसे डिजाइन किया और मतलब मेडिसिन भी दे दी। आई तो ये डोंट नो, बहुत सारी मुझे चीजें। लगता है ये डॉक्टरी निशानी नहीं है। बहुत ओके, अच्छे अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग होती है। नहीं वो देखी हुई है, ऑफ कोर्स हाँ, देखी नहीं है, नहीं होती नहीं, है, अब तो डॉक्टर्स मतलब मेरी बहुत साफ सुथरा लिखते मेरी हैं। राइटिंग बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, और मैं बहुत बॉदर करता हूँ कि राइटिंग हमारी ठीक रहे। ओके, ठीक है, जैसे एक प्रकार की मेंटल एक्सरसाइज है। रिटन रिटन लैंग्वेज का एक सेंटर होता है ब्रेन में। ओके, ये स्पोकन लैंग्वेज है, बोल रहा हूँ, जिसमें कुछ भी बकवास कर सकता हूँ, जी, और आपसे कह दिया जाए कि ये लिख दो, नहीं लिख सकते, तो आप उतना नहीं लिख पाओगे। नहीं, आप दूसरे ढंग से उसको लिखोगे, बिल्कुल, या सोच में पड़ जाओगे कि इसको लिखेंगे ना लिखेंगे। लिखना क्या है। तो रिटन लैंग्वेज इज मोर फिल्टर्ड लैंग्वेज ओके, देन स्पोकन लैंग्वेज। अच्छा सर, इसी रिटन वर्ड से मुझे एक चीज़ और याद आ रही है कि आजकल जो बच्चे हैं, जो मतलब स्कूल वाले बच्चे हैं, पहले तो मतलब हम लोग को तो लिखने को दिया जाता था, हम लोग लिखते थे वर्ड्स, पर्टिकुलर एक वर्ड दिया जाता, सेंटेंस बना के। बट आजकल के जो बच्चे, उनको राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मतलब स्कूल में भी टीचर्स भी बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चे लिख नहीं रहे हैं। उनको डिवाइस दे दीजिए, डिवाइस में सारी चीज़ें टाइप करके दे देंगे, बट वो लिखते नहीं हैं। तो सर क्या उसमें क्या बच्चे के ब्रेन में कहीं न कहीं कोई चेंजेस आ रहे हैं, या पर्सनैलिटी चेंज ये आ रहा है? आएगा। अभी अभी तो बच्चा नहीं आ रहा है, आगे आएगा जरूर। क्योंकि ब्रेन का अब हजारों साल में हो सकता है ये बात बदल जाए कि रिटन लैंग्वेज का कोई मतलब ही ना रहे, टाइप्ड लैंग्वेज का वर्ड आ जाए। ओके, तो वो पता नहीं उसके बारे में ना, लेकिन मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में स्पोकन लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज दोनों का मतलब होता है। ओके, और रिटन लैंग्वेज तो हुआ कि आप क्या लिखते हो, कंटेंट क्या है। जी, और फिर राइटिंग जो होती है, आपकी राइटिंग कैसी है, ये एक अलग चीज़ है। ओके, इसके अंदर हैंड का, फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, और थॉट प्रोसेस को वहाँ तक पहुँचाना, ओके। ये तमाम बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है भाई। इस पे तो बहुत दिनों तक बहस हो सकती है। नहीं, और वैसे भी सर ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है, तो मैं तो बहुत मस्त ज़्यादा। है। मैं तो ब्रेन को सोचता हूँ कि अगर न्यूरोसर्जन न बनता होता तो शायद जीवन इतना अच्छा ना होता। मैं इसी बात को सिर्फ वो करता हूँ कि हमने ब्रेन को काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करी है। सर आपने 28,000 प्लस ब्रेन्स परफॉर्म किए हैं, ये खोले बहुत बड़ी बात होती है। खोले। बहुत बड़ी बात होती है ये। हाँ, मतलब हम लोग फैमिली में रहते हैं, साथ में रहते हैं, खाली 4-5 लोगों के साथ ही रहते हैं, उसमें ही इतनी कॉम्प्लेक्सिटी सी होती है। अच्छा, आपको एक बात नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेन एक जैसा दिखता है पूरा, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, पीछे का हिस्सा अलग दिखता है, ओके, लेकिन अदरवाइज यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेन देखने में एक जैसा लगता है। ओके, आप कोई नहीं कह सकते कि कहाँ से, लेकिन उसी में फंक्शन निर्धारित हैं अलग-अलग। कि कहाँ से सोचते हैं, कहाँ से बोलते हैं, कहाँ से म्यूजिक सुनते हैं, कहाँ से देखते हैं। सब एरिया बिल्कुल फिक्स्ड है, वो वेरिएशन नहीं है। लेकिन ऊपर से देखने में कुछ नहीं लगता, सब बिल्कुल एक जैसा लगता है। तो ये भी कमाल है भगवान का। हमारे सामने जो भी दिग्गज सेलिब्रिटी न्यूरोसर्जन प्रोफेसर डॉक्टर आसिम मिश्रा जी का जो भी हमारी तरफ से बहुत कॉम्प्लीमेंट्स हो गए। सम्माननीय, मतलब हम, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम क्या बोले इनके लिए। बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी चीज़ है हमारे, मतलब हमारे सामने जो बैठे हुए हैं। तो मैं ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको अगर न्यूरो से संबंधित कोई भी परेशानी या बीमारी हो, तो आप दिल्ली एनसीआर से अगर रिलेटेड रखते हैं, आप रहते हैं अगर यहाँ पे, तो आप महानंदन हॉस्पिटल में आकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और अगर इंडिया से बाहर भी अगर ये वीडियो देखा जा रहा है, तो प्लीज़ आप अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल पेशेंट का भी ट्रीटमेंट सर करते हैं। और या आपको कोई सेकेंड ओपिनियन की ज़रूरत है, तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।